नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार में बनाया दबाव। दिन के निचले स्तरों पर बाजार, निफ्टी 17,600 के नीचे, दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप्स में ज्यादा दबाव। मेटल और रियल्टी स्टॉक्स में दिख रही है सबसे ज्यादा कमजोरी। ओबरॉय के खराब बिजनेस अपडेट्स के बाद प्रॉपर्टी स्टॉक्स में दबाव। पेनिनसुला लैंड, शोभा, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ 6% तक टूटे। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स भी 2.5% नीचे। सरकारी बैंकों में आज दबाव। इंडियन बैंक, आईओबी, यूको बैंक ऑफ इंडिया 2 से 3% तक गिरे। बोर्ड में कुमार मंगलम, बिरला की वापसी से वोडाफोन आइडिया फुल रिचार्ज। दिन भर के कारोबार के दौरान करीब 10% चढ़ा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद संभालेंगे। आज शाम को आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। सीएनबीसी आवाज पोल के मुताबिक चौथी तिमाही में 12% बढ़ सकता है कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा। रिलायंस रिटेल और जियो की तरफ से भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद। और देश भर में तपती गर्मी का कहर। ओडिशा सरकार ने समय से 3 हफ्ते पहले की छुट्टियों का ऐलान। यूपी, बिहार, झारखंड में 42 के पार पहुंचा टेम्परेचर। कई राज्यों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है आज के सेशन में। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में आपको डाइवर्जेंट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखाई देगी। निफ्टी एक तरफ जहां 17,600 के नीचे है, वहीं बैंक निफ्टी आपको 100 अंक ऊपर दिखाई देगा आज के कारोबार में। मिड कैप्स में प्रेशर है, 0.5% से ज्यादा नीचे इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। बैंक निफ्टी भी इनफैक्ट अब स्लिप हुआ है और अब दिन के निचले स्तरों पर आकर कर रहा है ट्रेड। तो बाजार में अब जो प्रेशर है वो धीरे धीरे और माउंट होते हुए और बढ़ते हुए दिन के निचले स्तरों पर फिलहाल भारतीय बाजार इस समय कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो 17,600 के नीचे अब 17,572 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। फटाफट से देख लेते हैं इस समय के संकेत और उसके बाद तमाम जो बाजार की बड़ी बातें हैं अब तक की वो आपको बताएंगे। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। इस समय सबसे पहले तो एशियन मार्केट्स पर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद अमेरिका के फ्यूचर्स पर भी नजर रहेंगी। तमाम एशियाई बाजार आपको गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। सभी 1/4% से लेकर 1.5% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स भी लाल निशान में है, सुस्ती है वहां भी। 53 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स और नेस्डैक का फ्यूचर आपको 14 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। तो संकेत अच्छे नहीं है और भारतीय बाजार तो प्रेशर में है ही। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। और बाजार दबाव में 17,600 के नीचे निफ्टी फिसलकर अब कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। प्रेशर यहां पर बरकरार है। बैंक निफ्टी 200-250 अंक नीचे आकर अब कारोबार कर रहा है, ये भी डेलो पर है। वहीं अगर आप देखेंगे मिड कैप्स को तो यहां भी प्रेशर अब बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। मेटल्स, पावर, ऑटो, रियल्टी ये वो पॉकेट है जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इसके अलावा सरकारी बैंक्स, केमिकल स्टॉक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स ये भी प्रेशर में ही है। थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखेगी फर्टिलाइजर्स में, आईटी में, फार्मा में। और हो सकता है बाजार जैसे दिन के निचले स्तरों की तरफ बढ़ रहा है वहां भी प्रेशर अब या फिर जो गेन्स हैं वो कम होते हुए दिखाई दें। जो पॉकेट्स हमने हरे निशान में ट्रेड होते हुए देखी भी थी। हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के सीनियर टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। रत्नेश नमस्कार। संकेत विदेशी बाजारों से इस समय क्यूज अच्छे नहीं है, फिर चाहे वो अमेरिका के फ्यूचर्स हो या एशियन मार्केट्स हो। इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी प्रेशर में है। रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू निफ्टी, बैंक निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून दीपाली, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली बाजार में थोड़ा सा प्रेशर हमको कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। लास्ट 3-4 सेशन का हम देखें तो बाजार में ऊपरी स्तर से हमेशा थोड़ी सी हमको गिरावट देखने को मिल रही थी। आज बाजार का आज के दिन का सत्र देखे तो आज निफ्टी फ्यूचर का डेली चार्ट देखो तो उस पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी उसने कन्विंसली ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर ऑप्शन डेटा भी देखे तो 17,700 17,800 पर काफी ज्यादा हेवी कॉल राइटिंग एक्टिविटी मुझे देखने को मिल रही है डेरिवेटिव साइड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर अभी इंडाइसेस में और बना रहेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ जो प्रेशर था वो सिर्फ निफ्टी के साइड में बना हुआ था, पर अब बैंक निफ्टी ने भी इसमें पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक बार निफ्टी फ्यूचर मुझे ऐसे लगता है कि 17,550 17,500 ये स्तर तक तो छू सकती है। तो एक बार इंडाइसेस में थोड़ा सा कंटिन्यू प्रेशर बना रहेगा। वहीं बैंक निफ्टी भी देखे तो जो बैंक निफ्टी अभी तक थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा रही थी उसमें भी थोड़ा सा हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा
सेलिंग प्रेशर ये जो हमको देखने को मिल रहा है आज के सत्र में कंटिन्यू रह सकता है। 41,800 41,700 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी। ठीक है, ट्रेड्स आपने कौन से आइडेंटिफाई किए हैं? डेफिनेटली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ी सी एक्टिविटी दिखती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले एक MHRIL पे ध्यान लगाना चाहिए कि इसमें आज के सत्र में काफी अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन है, क्लासिकल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि MHRIL पे बाइंग करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 285 का और पहला जो टारगेट बनेगा इसका 325 तक का टारगेट बन सकता है। वहीं दूसरी ओर एक फैक्ट में मुझे एक वापस से चाल आती हुई दिख रही है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वापस से चाल बनती हुई दिख रही है। तो इसमें एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 315 का और ऊपर में टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आने वाले सत्र में हमको 360 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमने आज बाइंग देखी भी है, जैसे हमने हेडलाइंस में भी जिक्र किया बाजार की बड़ी बातों में। फैक्ट 337 पे फिलहाल ट्रेड करते हुए। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स आपको ½ % नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। इनफैक्ट अब ज्यादा ही नीचे है। सबसे ज्यादा गिरने वाली पॉकेट है सरकारी बैंकों की, तो सरकारी बैंक आप लेकर आते हैं। मिड कैप इंडेक्स अब ऑलमोस्ट 1% नीचे आ चुका है। 250 की कमजोरी देखने को मिल रही है। पॉकेट्स अगर आप सरकारी बैंकों की देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, साथ ही यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में प्रेशर है, ये 3% तक नीचे ट्रेड करते हुए। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो रियल्टी स्टॉक्स दिखाते हैं। ओबेरॉय के बिजनेस अपडेट के बाद पूरा मूड बिगड़ा हुआ है पूरी पॉकेट का। ओबेरॉय रियल्टी 4.5% नीचे, लोधा आपको 3.5% नीचे दिखाई देगा, इनेबल्स रियल 4.5% नीचे, फिनिक्स में 3% की गिरावट है। मेटल्स भी पिघले हैं, सेल, NMDC, JSPL, JSW स्टील सभी गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, 2.5-3% तक की गिरावट इन सभी स्टॉक्स में। अब थोड़े हरे वाले पॉकेट्स लेकर आते हैं। फार्मा में थोड़ी बाइंग, बहुत ज्यादा तो तेजी नहीं है बट हरे निशान में है। मार्क्सन्स फार्मा 1.5%, ऑरबिंदो फार्मा, एल्केम्स में 1.5% की बढ़त है, इफ्का लैबोरेटरीज 1% ऊपर। IT दिखाएंगे तो यहाँ पर साइंट, रेट गेन, सोनाटा सॉफ्टवेयर, अकेला सॉल्यूशंस 0.5%, 1% ऊपर। सिर्फ एक साइंट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बाकी सभी स्टॉक्स का हाल ऐसा ही है। फर्टिलाइजर्स फैक्ट का भी जिक्र किया है, लेकिन फैक्ट के अलावा आप NFL, RCF, कोरोमंडल को देखेंगे तो यहाँ पर 1-1.5% तक की मजबूती देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये है फिलहाल मिड कैप्स का हाल, लेकिन बहुत सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर थोड़ा बहुत बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। अभी फैक्ट का जिक्र किया रत्नेश ने, NFL पर भी राय ले लेते हैं। रत्नेश, NFL पर क्या व्यू है आपका? NFL के चार्ट में अभी 4-5 17 दिन पहले हमको एक अच्छी एक्टिविटी इसमें देखने को मिली थी, उसके बाद में करेक्शन हमको देखने को मिला। अभी एक महत्वपूर्ण अपने सपोर्ट स्तर पे आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल बैठता है, तो 73 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के आने वाले दिनों में हमको 81-82 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। तो NFL में ये एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है आपके लिए, यहाँ पर थोड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है खरीदारी का। अच्छा, फार्मा स्टॉक्स पर भी राय लेंगे। फार्मा में हमने काफी स्टॉक्स देखे हैं जहां पर मोमेंटम है। दिग्गजों में आप ल्यूपिन को देखेंगे तो ये स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। ऑरबिंदो फार्मा पर इनफैक्ट एक कमेंट लेंगे क्योंकि 590 पर ये ट्रेड करते हुए, और स्टॉक में हमने इस पूरे हफ्ते मोरलेस बाइंग इंटरेस्ट देखे हैं। ऑरबिंदो फार्मा पर आपकी स्ट्रैटेजी रत्नेश? अरविंदो फार्मा का चार्ट देखे तो काफी लंबे टाइम से ये मध्य के इसमें चल रहा था और इसमें हमको एक लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। अब इस चार्ट में रिवर्सल आगे फॉलिंग चैनल का हमको इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सभी की चैनल्स के की एवरेजेस के ऊपर अपने इसमें ट्रेड करना स्टार्ट हो गया है। हालांकि इसमें लास्ट 8-10 दिन से कंटिन्यू तेजी हमको देखने को मिली, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कहीं पे बाय ऑन डिप्स की इसमें स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। कहीं पे भी एक बार ये 560 और 570 रुपए के आसपास मुझे मिलता है तो वहां पे बाइंग करना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां पे लगाएंगे हम 550 का और होल्डिंग के हिसाब से इसमें टारगेट बन सकता है 620 रुपए तक के। ओके, 620 तक के टारगेट बन सकते हैं पोजिशनल। फिलहाल 590 पर ट्रेड करते हो अरविंद फार्मा, तेजी के ट्रेड हो तो आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इस बीच बाजार पर एक बार फिर से नजर डालेंगे। प्रेशर अब और एक्सटेंड करते हुए दिन के निचले स्तरों पर इस समय बाजार आकर कारोबार कर रहा है। निफ्टी अब 17,550 के लेवल्स के आसपास आ चुका है। उन लेवल्स पर भी अब नजरें रहेंगी। साथ ही बैंक निफ्टी, मिड कैप, चौतरफा यहाँ पर प्रेशर अब बिल्डअप होते हुए दिन के पिछले 15 मिनटों में स्पेशली जो प्रेशर है वो और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दिया है। अब बात करेंगे अर्निंग्स की। दरअसल रिलायंस के नंबर्स पर भी नजरें के जो नंबर्स हैं उन पर नजरें बनी हुई हैं। ऑल्दो मार्केट क्लोजिंग के बाद ये नतीजे आएंगे आज, लेकिन नंबर्स आ कैसे सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इन सब बातों पर बातचीत कर लेते हैं। नीरज वाजपेयी मेरे सहयोगी मौजूद है। नीरज जी, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए रिलायंस के नंबर्स से?
देखिए मार्केट ने अनुमान जो लगाया तो अगेन वही O2C ड्राइव करेगा, बड़े पैमाने पर करेगा। तो इस बार अनुमान लोगों का ये है कि 8.5% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी कंसोलिडेटेड बेसिस पे, यानी सारे बिजनेसेस को मिला के 2,35,000 करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम क्वार्टर ले रहे हैं तो आपको परसेंटेज में दिख रहा है। अगर हम YOY करें शायद इससे कहीं ज़्यादा बनता हुआ दिखेगा। 5-5.5% के बीच में एबिटा आपको फॉल होता हुआ दिखेगा और मुनाफा 17,700 करोड़ या 18,000 करोड़ को पार करेगा। तो ये नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो GRM है, जो कि अब ये देते नहीं है, लेकिन एक बैरल तेल से जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने बनाए उसकी प्राइसेस एलिवेटेड रही हैं, तो उस वजह से काफ़ी बढ़िया फ़ायदा इनको देखने को मिलेगा और इसीलिए ये नंबर्स काफ़ी बढ़िया है और ड्राइव वहीं से हो रहा है पेट्रोकेमिकल से आगे जाते हुए। चीन में ओपन अप हुआ तो उसकी वजह से भी ग्लोबली डिमांड हाई रही है फिनिश प्रोडक्ट की, तो उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे आता है रिटेल, और रिटेल में इस बार जो है 4.5 से 5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 70,000 करोड़ को रेवेन्यू पार कर जाएगा और एबिटा में भी 2 से 2.5% की ग्रोथ हो, ये भी 5,000 करोड़ के पार निकलेगा। मार्जिन थोड़ा सा कम रहेगी क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर होता है इसमें कई बार न्यू ईयर उससे आगे तक वो सेल कंटिन्यू होती है और बहुत सारे एक्विजिशंस भी इन्होंने इस दौरान किए। अगर क्वार्टर के दौरान देखें तो कैंपा कोला इसी क्वार्टर में आया, इंडिपेंडेंस नाम का एक FMCG ब्रांड लॉन्च किया इन्होंने और FMCG स्पेस में, और ख़ासतौर पे ब्यूटी प्लेटफॉर्म एक टीरा नाम से इन्होंने पूरी चेन लॉन्च की है। कई सारे बिजनेसेस इस फोल्ड में लेके आए, तो ये अपने आप में साइज़ में बहुत बड़ा हो चुका है और आजियो का जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको देखने को मिलेगा। तो रिटेल से भी आपको बढ़िया मिलेगा। जियो के नंबर सबड्यूड से रहेंगे। सबड्यूड इसलिए रहेंगे क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कोई टैरिफ हाइक बहुत नहीं हुई इसमें, तो वो इसलिए आपको ARPU 178 के आसपास दिखेगा। डेटा कंजम्पशन अगेन रोबस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू जो है करीब जो है 23-24 हज़ार करोड़ के आसपास निकल के आएगा और यहाँ पे एबिटा जो है 52% के आसपास रहने चाहिए, 52.6% के आसपास। तो तीनों ही सेगमेंट से आपको नंबर बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और ओवरऑल नंबर अगर आप देखेंगे YOY बेसिस पे तो और भी बढ़िया परसेंटेज टर्म बेहतर देखेंगे। क्वार्टर भी 12-13% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, तीनों ही सेगमेंट्स बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल्स हो, रिटेल हो, जियो हो। और एक डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर, CNBC आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है थ्रू TV 18 नेटवर्क 18। चलिए गाबा साहब से एक राय भी ले लेते हैं रिलायंस पर। गाबा साहब, अर्निंग्स के हिसाब से किसी ने भी अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनाई है तो ऊपर नीचे के, माफ कीजिए रत्नेश गोयल है हमारे साथ। रत्नेश, ऊपर नीचे के लेवल्स बताइए सपोर्ट रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से रिलायंस पर। रिलायंस का आप चार्ट देंगे कंटिन्यू इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। हालांकि अभी नीचे के स्तर पर काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट पे आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2300 रुपए का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। किसी के पास भी होल्डिंग है तो वो स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहिए। ऊपर में इसको जो तेजी देखने को मिलेगी वो 2390-2400 रुपए तक के लिए आ सकती है। इसमें जो रिवर्सल बनेगा 2450 के बाद में इसमें एक नई तेजी के लिए रिवर्सल बन जाएगा, फिर इसमें एक अच्छी तेजी हमको 2550 तक के लिए देखने को मिलेगी। पर नियर टर्म में एक 2400 रुपए तक का इसमें टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ओके चलिए, तो ये बात हुई रिलायंस की 2343 के मौजूदा लेवल्स। और आपको बता दें 20 अप्रैल यानी कल रात ट्विटर लेगेसी अकाउंट्स पर ब्लू टिक का आखिरी दिन रहा। अब यूजर्स को ब्लू ट्रिप सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा ट्विटर वेरिफिकेशन सब्सक्रिप्शन पर। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम मनचंदा मौजूद हैं। तो असीम बताइए एग्जैक्टली जिन लोगों ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था उनके ब्लू टिक्स हट चुके हैं, क्या अब आगे का प्रोसेस रहेगा, बताइए। देखिए, जब से एलन मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण की घोषणा की थी उसके बाद ये अनाउंस किया था कि अब आपको ब्लू टिक के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे, आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो उसके बाद से कई सारे लेगेसी अकाउंट थे जिनके ऊपर अभी भी ब्लू टिक चल रहा था, लेकिन अब आज से ट्विटर ने वो पुराने लेगेसी अकाउंट से ब्लू टिक हटाने की शुरुआत कर दी है। इसका असर काफ़ी सारे अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिला। काफ़ी सारे क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज या पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन उनका ब्लू टिक
अब तुरंत हट गया है। और उसके बाद अब अगर किसी को भी ब्लू टिक चाहिए तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो $8 के आसपास का ही सब्सक्रिप्शन रखा है। अगर आप वेब से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसके लिए ₹650 प्रति महीना चुकाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 1 साल की पूरी फीस चुकाते हैं तो आपको इसके ऊपर ₹1200 का डिस्काउंट मिलेगा और आपको ₹6800 साल के चुकाने पड़ेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात कि अगर ये ट्विटर ने जैसे ही पुराने लेगेसी वेरीफाइड अकाउंट हटाए हैं, ब्लू टिक हटाया, उसके बाद से एक ट्विटर के ऊपर फ्रॉड बढ़ने की घटनाओं की भी बढ़ोतरी हमको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति से आपके नाम से हैंडल बना ले और उसको वेरीफाइड करके आपके गेन का किसी तरह से फ्रॉड करने की कोशिश करे। कई सारे इसमें बैंक्स हैं या फिर कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके जरिए बना करके फ्रॉड करने की कोशिश की जाए या किसी स्टॉक ट्रेडिंग की टिप्स जो है वो बना करके दी जाए। तो इस तरह से आपको काफ़ी संभल करके अब ट्विटर के ऊपर काम करना पड़ेगा। ट्विटर के ऊपर फ्रॉड होने का खतरा भी बढ़ गया है इसी के साथ। चलिए, शुक्रिया आपका आसिम ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए रुक रहे, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, क्लैरिटी नंबर 1 का अपडेट, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ रत्नेश गोयल बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। एक राय लेंगे बर्जर पेंट्स पर। गाबा साहब, रत्नेश बर्जर पेंट्स पर अपनी राय दीजिए। 586 पर ट्रेड कर रहा है और 1.25% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। और ऑल्दो अगर आप पिछले 5 सेशंस का देखेंगे तो स्टॉक थोड़ा हल्का ही हुआ था, लेकिन आज एक अच्छा बाउंस दिखाया इसने पिछले 2 सेशंस में स्पेशली। क्या व्यू बर्जर पेंट्स पर? रत्नेश, आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। अब आवाज आ रही है? सॉरी। तो बर्जर पेंट का इवन ओवरऑल दोनों सेक्टर का चार्ट देखिए, एशियन पेंट, बर्जर पेंट दोनों के सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा था कंपेयर टू द निफ्टी और दूसरे सेक्टर से। बर्जर पेंट में अभी कंटिन्यू कंसोलिडेशन बना हुआ है, लोअर लो फॉर्मेशन में बना हुआ है और अपने सभी की एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी तरह का रिवर्सल लॉन्ग साइड में नहीं, एक टेक्निकल शॉर्ट टर्म का इसमें फुल बैक देखने को मिल सकता है जो कि 600 रुपए तक लेके जा सकता है। बाकी इसमें काफी बड़ी तेजी भी मुझे नहीं दिख रही। किसी के पास होल्डिंग है तो 570 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 600 रुपए तक आए तो वहां पे निकल जाना चाहिए। ओके, तो 600 रुपए के आसपास पहुंचे तो वहां पर आप निकल सकते हैं। फिलहाल 586 पर कारोबार करते हुए आज के सेशन में इस स्टॉक में एक्शन बना हुआ है तेजी का। ऑलमोस्ट आपको 1.25% के गेंस इसमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, साइन पर एक राय ले लेते हैं। ऑल्दो खबरों का इम्पैक्ट इस स्टॉक पे हम देख रहे हैं। जो अर्निंग अपडेट आया है, जो गाइडेंस कंपनी ने दी है, उसके बाद यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम, 48% के रेवेन्यू ग्रोथ से बाजार खुश। साइन पर क्या व्यू? ट्रेडिंग पोजीशंस हो तो निकल जाएं या होल्ड रखें? साइन में काफी अच्छा क्लासिकल हाई फॉर्मेशन दिखने को मिल रहा है हमको। सभी एवरेजेस के ऊपर अपने इसमें ट्रेडिंग चालू हो गई है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी अच्छी हमको देखने को मिली है इसके अंदर। और अगर डेली वीकली सभी टाइम फ्रेम में देख ले, वीकली चार्ट में भी इसने क्लासिकल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी के पास में नीचे स्तर पे खरीदारी करी तो उसको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में लगाने की सलाह दूंगा इसमें 1050 की। और मुझे लगता है ऊपर आने वाले दिनों में इसमें टारगेट 1250 1260 तक देखने को मिल सकते हैं। तो 1050 के स्टॉप लॉस अभी मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड करने की सलाह है साइंट। चलिए, शुक्रिया रत्नेश आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए सभी स्टॉक्स पर। अब आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। 3:30 बजे आज विनर की अनाउंसमेंट होगी। मुकाबला चल रहा है कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और साथ ही कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स से इन्होंने एग्जिट किया है 504 के लेवल्स पर। इनके टारगेट 540 के थे। नजारा टेक से इन्होंने एग्जिट की है पोजीशन 581 के लेवल्स पर। यह भी इनकी तरफ से एक बाय ट्रेड था 665 के टारगेट्स के लिए। अब फटाफट से आपको दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में। और तो प्रशांत सावंत ने शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई है, वो भी काफी अच्छे मार्जिन के साथ। और फिलहाल की अगर आप स्थिति देखेंगे तो लीडिंग पोजीशन में प्रशांत सावंत ही हैं आज भी। तो ये पहले पायदान पर प्रशांत सावंत। परसेंटेज टर्म्स में अगर देखेंगे तो 21% के रिटर्न इनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। रूपक टेक का पोर्टफोलियो 6.5%, अमोल का पोर्टफोलियो 2% के रिटर्न फिलहाल लैंड करते हुए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार नोया कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे टीटागढ़ वैगन्स के वीसी और एमडी उमेश चौधरी से। नमस्कार।
Mongia Steel presents